Hello students, welcome to ExamRat. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, please visit our website, check all our videos and do subscribe. I am Disha and I'll be teaching you biology for classes 9th and 10th. So let's begin. We have already started with the chapter Natural Resources and we have covered part 1 of the chapter. So today we are going to cover part 2 of that chapter. Okay. So we have a lot to study right now. So the first topic is mineral riches in the soil. So outermost layer of earth is called as crust. ठीक है. Crust की layer में जो mineral found हो रहे हैं, minerals found in this layer supply variety of nutrients to life forms, right? This we are going to study now soil formation. ठीक है. Soil कैसे form होती है. So there are a huge number of rocks with minerals, right? They get broken down by various biological activities like physical, chemical processes. ठीक है. तो इसका जो end result होता है हमारे पास, this is the soil that we get. Okay. अब factors क्या हैं जो soil बनाते हैं? There are various factors like sun, water, abrasion, wind, living organism, etc. Right? So we'll study about the factors now. Sun. अब ये एक रॉक पड़ा हुआ है, ये सन है, इसको हीट मिल रही है. ठीक है. हीट से क्या होगा? इट विल एक्सपैंड. सो द हीट फ्रॉम द सन हीट्स अप द रॉक ड्यूरिंग द डे, बट नाइट के टाइम पे क्या हो रहा है? जो रॉक है वो कूल डाउन हो जा रहा है, राइट? सो साइमल्टेनियसली हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द रॉक इज गोइंग ऑन. उसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है? क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं. क्यों क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं? बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ द सन सॉरी ऑफ द रॉक डू नॉट हीट एंड कूल एट द सेम टाइम. कभी तो बहुत गर्म भी हो जा रहा है रॉक, कभी ठंडा भी हो रहा है. एक्सपेंशन के बाद ठंडा भी हो रहा है एट द नाइट टाइम. उसकी वजह से उसमें क्रैक्स बन जा रहे हैं. सो जो रॉक्स हैं, क्रैक की वजह से दे कैन ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस एंड इवेंचुअली उससे सॉइल फॉर्मेशन हो सकती है, राइट? अब वाटर. वाटर क्या करता है? वो इन क्रैक्स के बीच में जब अपनी जगह बना लेता है, जो अनइवन हीटिंग से क्रैक्स बने थे, सो इफ दैट वाटर लेटर फ्रीजेस इट क्रैक्स. ऑब्वियसली क्रैक्स तो हैं उसमें, लेकिन वो क्रैक वाइडन अप हो जाते हैं, राइट? और कैसे वाटर हेल्प करता है सॉइल फॉर्मेशन में? कहीं पे कोई वाटर बॉडी है, वो अपने फ्लो के साथ साथ थोड़े से पार्टिकल्स रॉक के लेती जाती है. ठीक है. तो जहां पे भी वो वाटर उस पार्टिकल को ले जाता है, उसी रॉक का, उसी टाइप का जो सॉइल है वो कहीं और जाके फॉर्मेशन होता है, बट अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक. Then flowing water wears away hard matter with time. Okay. So wearing away of the rock is also due to water. Then there is the concept of abrasion. Abrasion में क्या होता है? अगर ये rock 1 है, ये rock 2 है, इनके आपस में जब ये कभी rub हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? Breaking of the rock into smaller particles या pieces, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सॉइल फॉर्मेशन हो सकती है. ऑल्सो ये जो छोटे छोटे पीसेस पार्टिकल्स रॉक के हमें बन के मिल रहे हैं, ये कभी ना कभी वाटर कैन टेक दीज पार्टिकल्स विद इट सेल्फ एंड फ्लो एंड डिपॉजिट इट समवेयर एल्स. तो वहां पे क्या होता है? जहां पे भी वाटर पार्टिकल चला जाता है, सॉइल इज फाउंड देयर. ठीक है. सॉरी, जहां पे रॉक पार्टिकल चला जाता है वहां पे सॉइल बन जाता है एंड इट इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक. अवे फ्रॉम पेरेंट रॉक क्यों है? बिकॉज वो वहां का नेटिव रॉक का पीस नहीं था कि वहीं पे वो पड़ा हुआ मिला, वो वाटर के साथ कहीं ना कहीं से आया है, राइट? सो इसलिए सॉइल कहाँ पे बन गई? पेरेंट रॉक से थोड़ा दूर जाके बन गई, राइट? Then we have wind. Strong winds corrode down rocks. What have I written? Next is wind. Strong winds erode down rocks
ठीक है, कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उससे भी सॉइल फॉर्मेशन होता है. देन वी हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लाइकन्स एंड मॉस, ठीक है, ये क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. कैसे करते हैं? लाइकन्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि रॉक को पाउडर डाउन कर देता है, या करने के लिए एटलीस्ट पुश करता है, राइट. सो उससे क्या हो जाता है, एक थिन लेयर ऑफ सॉइल बनने शुरू हो जाती है, बिकॉज धीरे धीरे वो रॉक, it becomes like a powder, और इट्स वेरी सॉफ्ट कि उस पर थोड़ा भी प्रेशर डालोगे तो वो जल्दी सॉइल या एक पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. देन वी हैव मॉस. मॉस अगेन क्या करती है, पाउडरिंग कन्वर्ट करने में उसको हेल्प करती है. देन सॉइल का मिक्सचर क्या क्या कंटेन करता है, सो बेसिकली दिस हेडिंग इज अबाउट दैट. Soil is a mixture. It consists of small particles of rock of different sizes, as written here in bracket. Then it has bits of decayed living organisms which contain humus. Humus क्या है? It's a major factor because it causes soil to become more porous. पोरस कैसे बना रहा है? बिकॉज वो क्या करता है, एयर और वाटर को अलाउ करता है टू पेनिट्रेट डीप अंडरग्राउंड. ओके. थर्ड पॉइंट क्या है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स. डेफिनेटली सॉइल में बहुत से लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं. अब ये 3 में से जो फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये पॉइंट क्या करता है, इट कैन हेल्प अस इन डिटर्मिनिंग द टाइप ऑफ सॉइल. तो इसके आगे छोटा सा ब्रैकेट बना के यू ऑल मस्ट राइट डाउन टाइप ऑफ सॉइल. जो बाकी के 2 पॉइंट्स है उसके आगे ब्रैकेट बना के यू कैन राइट डाउन क्वालिटी ऑफ सॉइल. यानी कि ये पॉइंट्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल. नाउ व्हाट डिसाइड्स व्हिच प्लांट विल थ्राइव ऑन द सरफेस और ऑन सॉइल. सो एक तो न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल, second is amount of humus present, and third is depth of soil. So these are the 3 factors which are going to decide कि plant में कौन सा plant वहां पे बन के आएगा. Now let's say this is the soil structure जिसमें topmost जो layer है it is the top soil, ठीक है. So topmost layer contains humus and living organisms in addition to soil particles. So basically this will decide the biodiversity, right. Then modern farming practices include the use of 2 things, arrow डाल के मैंने लिखा है, pesticide and fertilizers. So ये 3 पॉइंट्स हैं जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के बारे में है कि इसको यूज करने से हमें क्या चेंजेस दिखते हैं सॉइल में. सो नंबर 1 इज डिस्ट्रॉय सॉइल स्ट्रक्चर बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. सो पहला पॉइंट इज नॉट अ पॉजिटिव पॉइंट. क्यों? क्योंकि वो क्या बता रहा है, सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, so it destroys the microorganisms that recycle nutrients in the soil. Next point is it kills earthworms instrumental in making rich humus. Again not a very positive point about pesticide fertilizers. क्या कर रहा है, earthworms को kill कर दे रहा है जो कि हमारे लिए बहुत important है for making rich humus. Third, fertile soil can quickly turn barren. Okay, so this is also the third point here. देन वी कैन से सॉइल पोल्यूशन के बारे में कि सॉइल पोल्यूशन होती क्या है, ये उसका डेफिनेशन रहेगा. सो रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंस एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस विच एडवर्सली अफेक्ट्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड किल्स डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वी लिव इन. सो बेसिकली सॉइल पोल्यूशन कब बोल सकते हैं, या तो सॉइल से कोई रिमूवल हो जाए किसी ऐसी चीज का जो बहुत यूजफुल है, उसका कोई यूजफुल न्यूट्रिएंट, कोई यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, जो सॉइल में इंपॉर्टेंस रखता था बट मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है. या फिर एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस जो उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और फर्टिलिटी फर्दर मोर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है जिस जो आसपास रहते हैं, राइट. देन वी हैव रूट्स ऑफ प्लांट. ये जो रूट्स होती हैं प्लांट की, ये भी सॉइल इरोजन प्रिवेंट करती हैं, लेकिन लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तो it has been destroying biodiversity and it is also leading to soil erosion. Next we come to a very important part of this particular chapter.
It is the biogeochemical cycle. So you are going to be studying approximately 3-4 cycles and the topics beneath it. Cycles are very important. You should know the various concepts involved in it. पर्टिकुलरली साइकिल का डायग्राम याद है तो साइकिल के बारे में लिखना भी याद रहेगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. अब क्या होता है, एक साइकिल कैसे बन रहा है? एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, दूसरी से तीसरी बन रही है, एंड तीसरी से फाइनली फर्स्ट चीज बन जाएगी. ठीक है, सो दैट इज अ साइकिल. वी कैन से कि एक विशेष साइकिल है, एक नेवर एंडिंग साइकिल है, राइट? A constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere makes it a dynamic but stable system. So look at this picture here. एक जगह मैंने biotic component को रखा है, एक जगह abiotic को रखा है. इनके बीच में interaction होने की वजह से एक stable system बनता है. Constant interaction तो है ही है. उस interaction की वजह से there is transfer of matter also and energy between different components of the biosphere. सो बेसिकली स्टेबल सिस्टम है, कांस्टेंट इंटरैक्शन है, ट्रांसफर ऑफ मैटर है. सो इट इज अ साइकिल इन इटसेल्फ, राइट? किसके बीच में हो रहा है? लिविंग कंपोनेंट्स जो है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, और जो नॉन लिविंग है, ठीक है, एबायोटिक है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस ऑफ अबव बैलेंस. सो ये जो प्रोसेसेस हैं इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. प्रोसेसेस क्या है? एक वाटर साइकिल है, एक नाइट्रोजन साइकिल है, एक कार्बन साइकिल है. कार्बन साइकिल के अंदर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ोगे. देन देयर इज ऑक्सीजन साइकिल, एंड ऑक्सीजन साइकिल के बाद ओजोन लेयर के बारे में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. सो बेसिकली साइकिल अभी मैंने बताया, जैसे एक चीज की वजह से दूसरी चीज बनेगी, दूसरे की वजह से तीसरी बनेगी, एंड देन थर्ड की वजह से वापस से पहली चीज बनेगी. इसका एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि we keep using so much of water day and night, and it is not that it's just we who are using it. दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, everybody is using water, yet God forbid अभी तो वो दिन नहीं आया है, already we are facing a lot of environmental issues, but we still have access to water, right? So it is a never ending cycle. क्यों? क्योंकि water use होता है, लेकिन water replenish भी होता है environment में. कैसे होता है? by rains, right? by melting of ice, by so many other factors. So nature also has its own course, although there are a lot of human activities which are disturbing the ecological balance. We'll not get into that right now, but what I mean is cycle का मतलब ये है कि हम resources use भी कर रहे हैं, but resources किसी ना किसी तरीके से replenish भी हो रहे हैं, right? So we are going to study about the resource now. So the first रिसोर्स इज वाटर, एंड उसका साइकिल पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर वेपर लीड्स टू रेन. सो वी हैव स्टडीड अबाउट इट कि वाटर बॉडी के ऊपर से जब इवेपोरेट हो रहा है वाटर, वाटर वेपर बन रही है. जब वो और ऊपर जा रहा है, वो कंडेंसेशन करके क्या बना रहे हैं? क्लाउड्स बना रहे हैं. इवेंचुअली क्लाउड्स में क्या हो रहा है? न्यूक्लियाई बनता है, रेन ड्रॉप्स बनते हैं, विच बिकम बिगर एंड बिगर, और जब वो अपने आप को नहीं होल्ड कर पाते हैं तो दे फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सम टाइम बैक, राइट? सो अगर इतना ही वाटर इवेपोरेट हो के ऊपर जाके क्लाउड्स बना रहा है, येट वी आर नॉट सीइंग कि बिल्कुल ही पानी नहीं बचा है वाटर बॉडीज में, राइट? सो हाउ इज द वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज? So basically this is the definition. The whole process in which water evaporates and falls back on the land as rain and then again flows into the sea via rivers is known as water cycle. So now where the water goes? एक तो सारा का सारा पानी जितना है that falls on the land does not immediately go back to the sea. Obviously जब हम देखते हैं घर में बारिश होती है, जब बहुत बारिश होती है, काफी पानी दिखता है अपने गार्डन में आसपास, थोड़े टाइम बाद द वाटर सडनली फाइंड्स इट्स ओन कोर्स. कुछ सॉइल अब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ ड्रेनेज में चला जाता है, यू नो. सो बेसिकली all of the water will not go to one place. The meaning is this: some of it will seep into the soil, other will become part of the underground reservoir of fresh water,
Then some of this underground water finds its way to the surface through springs, right? We all have been to various tourist locations जहाँ पे कभी springs होते हैं, waterfalls होते हैं. So this is about that. Then or we bring it to the surface for our own use using tube wells or wells. So water is also used by terrestrial animals and plants for various processes, right? These are 4 points about how we are using water in our day-to-day life. So this is the structure of a water cycle. ये बहुत ही एक it's a handmade structure and it's something जो मुझे समझ में आया साइकिल में से, so I have drawn, right? So ये सन है, ठीक है, ये एक वाटर बॉडी है. सन की हीट से क्या होगा, इवेपोरेशन होगी, वाटर वेपर्स बनेंगे एंड सडनली ऊपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, राइट? सेम वे ग्राउंड वाटर भी मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है. देन वील गो टू दिस स्टेप हियर. As water flows through or over rocks containing soluble minerals, some of them get dissolved in water. Thus, rivers carry many nutrients from the land to the sea, and these are used by the marine organisms. Then we are left with just the cycle. So basically क्या था, सन है, सन की हीट से जो सरफेस वाटर है किसी भी वाटर बॉडी का, वो वाटर वेपर फॉर्म करेगा, वाटर इवेपोरेट होगा, क्लाउड्स बनेंगे. क्लाउड से क्या हुआ, रेन आई, ठीक है. जब रेन आई, प्रेसिपिटेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो. तो रेन तो सीधा सरफेस वाटर में भी अकोमोडेट कर सकती है जाके, मतलब पानी जो है वो सीधा वाटर बॉडी में भी गिर सकता है. थोड़ा पानी उसमें से सरफेस पे, लैंड पे गिर सकता है, जो कि बाद में जाके हमें अंडरग्राउंड वाटर देगा, ठीक है. नाउ रोल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं. ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें जो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें वाटर वेपर भी निकलेगा, तो वो वाटर वेपर अगेन वाटर साइकिल को कंट्रीब्यूट कर रहा है. सिमिलरली रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर साइकिल, बिकॉज as human beings, as an organism, I need oxygen, but in return what I give out to the environment is कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत बड़ा रोल है वाटर साइकिल में. अल्टीमेटली प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए एंड फर्दर अपने प्रोसेसेस स्टार्ट करने के लिए. आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विथ स्नो. जब स्नो आती है तो इट डिपॉजिट्स ऑन द सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ स्नो इटसेल्फ, राइट? पर धीरे धीरे जब वो मेल्ट डाउन होती है, इट विल अगेन फाइंड इट्स वे एंड इट विल आइदर join a water body or it will seep down land में जाके वो एक ground water का resource बन जाएगा हमारे लिए. So basically this cycle goes on and on, ठीक है. कहीं पे evaporation हो रही है water body से direct, कहीं पे plants का transpiration कर रहा है water cycle को help, कहीं पे हमारी respiration भी कर रही है, कहीं पे surface water से ही सीधा evaporate हो जा रहा है and water cycle goes on. Then we have nitrogen cycle. Okay. Nitrogen gas 78% of atmosphere बनाता है, ठीक है. It is also a part of many molecules जो कि life के लिए essential है, like proteins, nucleic acids, DNA, RNA, vitamins, etc. ठीक है. It is also found in other important compounds जो कि biologically active compounds है, हमारे लिए important compounds है, like alkaloids and urea. Nitrogen is thus essential nutrient for all life forms, right? Now, अब नाइट्रोजन जैसे फॉर्म में है वैसे फॉर्म में हर कोई यूज नहीं कर पाता है, ठीक है. सो कुछ फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो उसको वैसे यूज कर सकते हैं, बट नॉट ऑल लाइफ फॉर्म्स are able to convert the inert nitrogen molecule. So this is the inert nitrogen molecule, right? Not all life forms are able to convert from inert to forms जो कि बहुत easily use हो सकते हैं, can be taken up and used easily. वो दो कौन से forms हैं?
nitrates and nitrites. Okay. Now we come to the nitrogen fixing bacteria. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है वो फ्री लिविंग भी हो सकता है एनवायरमेंट में, सॉइल में, एंड इट कैन बी इन एसोसिएशन विद डाइकॉट प्लांट्स. ठीक है. ये जो बैक्टीरिया होता है ये रूट्स ऑफ लिग्यूम्स में मिलता है, यानी पल्सेस में. ठीक है. इट हैज स्पेशल स्ट्रक्चर्स. इनकी जो रूट्स होती हैं इन प्लांट्स की, पल्सेस वाली लिग्यूम्स जो हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, जैसे ये प्लांट है और ये रूट्स हैं, तो उसमें नोड्यूल्स होते हैं. ऐसा कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो. ठीक है. सो ये जो नोड्यूल्स होती हैं ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. और बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके. नाउ these special structures called root nodules help, right? Other than these bacteria, the only other manner in which nitrogen molecules get converted to nitrates and nitrites is by a physical process, which is lightning. Okay. So basically हम यहाँ पे ये स्टडी कर रहे थे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट तो बहुत है. कितनी प्रेजेंट है भाई? 78% मीन समथिंग, राइट? 78% प्रेजेंट है. उसका फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो प्रोटीन्स बनाती है, न्यूक्लिक एसिड्स बनाती है, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स, अल्कलॉइड्स, यूरिया, देयर सो मच, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट है तो हमें रेडिली अवेलेबल यूजिंग फॉर्म में ही अवेलेबल है, राइट? सो जो इनर्ट मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो चाहिए. बैक्टीरिया कौन सा है? जो लेग्यूम्स जो है, पल्सेस का जो प्लांट बोलते हैं जिसको, उसकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है. नोड्यूल्स ऐसा स्ट्रक्चर है. या तो ये फ्री लिविंग हो सकता है या ये एसोसिएशन विद डाइकॉट प्लांट्स में हो सकता है, राइट? नाउ इनर्ट मॉलिक्यूल के टू मेन फॉर्म्स हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जो कि ऐसा फॉर्म है विच इज इजिली टेकन अप एंड यूज्ड बाय अ ऑर्गेनिज्म, राइट? एक तो हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया. एक और हमारे पास मेथड है जिसकी वजह से हम नाइट्रोजन ले सकते हैं. क्या है वो? लाइटनिंग. ओके. सो लाइटनिंग में क्या है? हाई टेम्परेचर, ठीक है, प्लस हाई प्रेशर क्या कर देते हैं? दिस इज रिटन हियर. Convert nitrogen into oxides of nitrogen. ठीक है. These oxides dissolved in water to give nitric and nitrous acids fall on land along with rain. ठीक है. सो ये नाइट्रोजन है मेरे पास. ठीक है. जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये जब वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, ये मुझे क्या दे देंगे? नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स. ठीक है. नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स. फाइनली ये दोनों एसिड्स जब रेन के साथ कंबाइन होके लैंड पे गिरेंगे, सो दे विल आल्सो बी यूटिलाइज्ड बाय वेरियस फॉर्म्स एंड अल्टीमेटली साइकिल गोज ऑन. ठीक है. कैसे साइकिल गोज ऑन? अर्थ पे गिरेंगे. अर्थ पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं ना. ठीक है. तो प्लांट्स के साथ ये साइकिल चलेगा. नाउ what happens to the nitrogen once it is converted to forms that can be used, that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules, right? So plants generally take up nitrates and nitrites. Obviously it is understood plants take up nitrates and nitrites and convert them into amino acids. सो बेसिकली पहले तो हमने पढ़ा कि इनर्ट मॉलिक्यूल है, डायरेक्टली ऐसे का ऐसा यूज नहीं कर सकते, तो कुछ कन्वर्टेबल फॉर्म चाहिए. कन्वर्टेबल फॉर्म क्या है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. ये यहाँ पे लिखा है. ठीक है. इसको कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? फॉर्म तो मिल गया, उसके बाद क्या होता है? अमाइनो एसिड्स बनते हैं. ठीक है. अमाइनो एसिड्स में जब प्लांट इनको कन्वर्ट कर देते हैं तो अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है. सो ये एक पाथ हो गया, राइट? कुछ और पाथ्स भी होते हैं, बायोकेमिकल पाथवेज भी होते हैं विच आर यूज्ड टू मेक अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. These proteins and other complex compounds are subsequently consumed by animals, right?
सो कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो कि एनिमल कंज्यूम कर लेता है। इवेंचुअली क्या हो गया, एनिमल ने जो भी चीज खाई हुई है इट इज देयर इन द बॉडी, राइट, और इट इज समवेयर प्रेजेंट इन सम फॉर्म इन द बॉडी। सो जब एनिमल मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो डिकम्पोज होगा, सॉइल में डिकम्पोज होगा। सॉइल का जो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेगा, इवेंचुअली अपना जो उसने उसको एक तरह से लोन दिया था नाइट्रेट्स किसी फॉर्म में, उनको वापस रिवाइव कर लेगा, राइट। सो once the animal or the plant dies, other bacteria in the soil convert the various compounds of nitrogen back to nitrates and nitrites. So nitrates is NO3 here and nitrites is NO2. There can be a difference in the charge of the compound here, but I have just written for information. सो क्या क्या तरीके अभी तक हमने सीख लिए नाइट्रोजन का। एक तो हमारा बैक्टीरिया हो गया राइजोबियम, ठीक है, लेग्यूम्स में प्रेजेंट है। दूसरा मैंने सीखा कि लाइटनिंग है यहाँ पे जो कि नाइट्रोजन मुझे दे सकती है। तीसरा मैंने सीखा लाइटनिंग से किसको बेनिफिट हो रहा है, प्लांट्स को बेनिफिट हो रहा है। अल्टीमेटली प्लांट्स देंगे कुछ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमाइनो एसिड्स और उससे प्रोटीन्स बन जाएंगे। तीसरा किसको बेनिफिट्स हो रहा है, वही प्लांट, अगर एनिमल ने खा लिया, एनिमल मर गया, उसके बाद डिकम्पोज हो जाएगा, और प्लांट नहीं खाया तो प्लांट प्रोडक्ट खाएगा, कुछ तो यूज करेगा उसमें से, तो वो चीजें नाइट्रेट जो भी नाइट्रोजन उसके बॉडी में गया, उसकी डेथ के बाद सॉइल में डिकम्पोज होने के बाद दोबारा से वो वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा। सो ये भी एक साइकिल चल रहा है, राइट। देन there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere. Elemental form क्या है, N2 है, ठीक है, N2 क्या है, उसका elemental form है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब वो एटमॉस्फेयर से आया तो किधर पहुंचा, सॉइल और वाटर में, ठीक है। सॉइल वाटर में वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं रहेगा, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में रहेगा, राइट। सिंपल का भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। कैसे कॉम्प्लेक्स बन गए, जब वो लिविंग ह्यूमन बींग्स में चला गया, ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर्स में जाके वो कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद क्या होगा, बैक टू सिंपल हो गया। इवेंचुअली जब ह्यूमन बींग्स डिकम्पोज होते हैं, एनिमल्स डिकम्पोज होते हैं, तो बैक टू बेसिक्स वाला हिसाब है कि जब डिकम्पोज हो जाएगा अगेन इट विल रीच इट्स नॉर्मल फॉर्म जिसमें वो आया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, ओके। सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, फिक्सेशन के बाद ग्रीन प्लांट्स में गया, ग्रीन प्लांट्स से अमोनिफिकेशन हुआ, अमोनिफिकेशन से क्या मतलब, अमोनिया मिला, और ग्रीन प्लांट्स को अगर एनिमल्स ने खाया तो भी दोबारा वहां पे अमोनिफिकेशन हो रहा है। वेट, आई विल जस्ट ड्रॉ अ क्लियर डायग्राम, ओके। सो आई हैव जस्ट फिगर्ड आउट अ मेथड। सबसे पहले इस डायग्राम को स्टडी करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख के रखी हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एंड ब्रेक द साइकिल, ओके। सबसे पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, फिक्सेशन होके ग्रीन प्लांट्स में जाएगा, ठीक है, एंड इवेंचुअली ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अमोनिफिकेशन कर रहे हैं जिससे मुझे अमोनिया मिला, ठीक है। पहले इतना पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें N2 से NH3 बन रहा है, यानी कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसको स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स देके अमोनिया बन रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे होने वाला प्रोसेस, सॉइल और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होने वाला है। सो पीछे चले जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एलिमेंटल फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो भी है उससे अमोनिया बन रहा है। सो ये लाइन देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड प्रोडक्ट देखो अमोनिया। तो मैंने ठीक लिखा है डेफिनेशन, राइट, इतना समझ आया। यहाँ पे N2 में प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में, राइट। अब आगे का स्टेप देख लो। ग्रीन प्लांट से एनिमल्स में कैसे गया नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं एनिमल्स, प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं तो कुछ एनिमल्स तो ग्रीन प्लांट्स को ही खा लेते हैं, है ना।
तो एनिमल्स में गया, एनिमल से अगेन अमोनिफिकेशन या अमोनिया हो रहा है फॉर्म, ठीक है। अब साथ साथ अमोनिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अमोनिफिकेशन क्या है? रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी कि NH2 RNH2 से रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बन रही है यानी कि NH4 प्लस, ठीक है। सो ज्यादा इतना भी यू डोंट हैव टू गो कि बस रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये सिर्फ मैंने अपने लिए लिखा है बिकॉज फ्लो चार्ट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ऑल्सो। क्यों कंफ्यूजिंग? क्योंकि जैसा यहाँ पे पढ़ा है ये सब, इसमें ये सारे टर्म्स के बारे में नहीं बताया, राइट। सो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने टर्म्स ली, उनकी इंफॉर्मेशन निकाली बुक से, लिख लिया, एंड नाउ वी आर स्टडिंग द फ्लो चार्ट। ओके, अमोनिफिकेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा। रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक बना रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ये लिखने लगी हूँ ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन रहा है, मैं अपने लिए इतना लिखूंगी, ठीक है। देन ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से क्या मतलब है? यहां से ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स हैं इसके, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स बन रहा है, ये जो चेन है ये इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है। ओके, अब ये जो दो फॉर्म्स है ये कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये दोबारा से ग्रीन प्लांट्स तक पहुंच सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स दोबारा से अमोनिफिकेशन करेंगे, ये मेरे साइकिल का एक और चेन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली एंड ओनली वन चेन ऑफ द साइकिल, जो कि ये बाहर का लेयर है, ये देख रहे हो, यहाँ से नाइट्रिफिकेशन हुई, नाइट्रिफिकेशन से ये प्रोसेस, यहाँ से फिर से नाइट्रिफिकेशन एंड फिर डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। सो अब हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब किसी ना किसी वजह से मुझे दोबारा नाइट्रोजन मिल जा रही है, राइट। तो किससे मिल रही है? नाइट्रेट से मिल रही है, NO3 से मिल रही है, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट से, ये NO3 है, ये यहाँ पे मैंने इसी के आगे बनाया है ना। सो क्या मिल गया मुझे इससे? नाइट्रोजन। ये भी डेफिनेशन अपने आप मेरे सामने आ गई। क्या हो रहा है? नाइट्रेट से नाइट्रोजन बन रहा है, NO3 से N2 बन रहा है, ठीक है। वेरी क्लियर। आई डोंट थिंक डेफिनेशन के वे से कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ओके। देन वन वर्ड इज लेफ्ट, नाइट्रिफिकेशन, ओके। सो नाइट्रिफिकेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन से नाइट्राइट बनता है यानी NO2 बनता है, उसके बाद नाइट्रेट बनता है, ठीक है। चलो, ये है नाइट्रिफिकेशन, राइट। सो पहले NO2 बनता है, ठीक है, उसके बाद NO3 बन जाता है, नाइट्रेट बनता है। किससे बन रहा है? NH3 से बन रहा है। सो एक तो नाइट्रोजन से नाइट्रिफिकेशन सीधा हो रही है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन आ रही है। नेक्स्ट फिर से नाइट्रिफिकेशन हो रही है यानी कि फिर से नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स को रिड्यूस करके मुझे नाइट्रोजन मिलने वाला है, सॉरी नाइट्राइट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट। देन वी कम टू कार्बन साइकिल। तो कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन अर्थ, इट अकर्स इन एलिमेंटल फॉर्म। एक तो मेरा एलिमेंटल फॉर्म हो गया, एलिमेंटल फॉर्म में क्या है? डायमंड्स है, ग्रेफाइट है, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाता है ये, कंबाइंड स्टेट में इट इज फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, एंड कार्बोनेट इन मिनरल्स, ओके। कार्बोनेट भी है एंड उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, ठीक है। आई एम राइटिंग इट डाउन हियर। हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स, ठीक है। सो ऑल लाइफ फॉर्म्स are based on carbon containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids, vitamins, ठीक है।
इसके अलावा ये जो कार्बन का फॉर्म है ये और कहाँ मुझे मिलता है, एंडोस्केलेटन्स एंड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्ट्स। सो इसके आगे मैंने एरो बना के लिख दिया है एक्सोस्केलेटन्स प्लस एंडोस्केलेटन्स। ओके, और कौन सा फॉर्म है जिसमें मुझे कार्बन दिखता है, फोटोसिंथेसिस में है ना, कार्बन ही तो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। सो कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, उससे मुझे क्या मिलता है, C6H12O6। ओह माय गॉड, C6H12O6, ठीक है। सो ये क्या है, मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अल्टीमेटली ये एनर्जी देता है, राइट, फूड बनाता है। So this converts carbon dioxide from the atmosphere dissolved in water into glucose molecules. These glucose molecules get converted to other substances or provide energy for the synthesis of other biologically important molecules. So this is understood, right? Then ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एनर्जी आ गई, ये पिछले स्लाइड में यहां तक लिख दिया था एनर्जी तक, ठीक है, इसको मैं आगे लेके जा रही हूँ। नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब एनर्जी से क्या उसने बोला कि यूटिलाइजेशन जो ग्लूकोज की हो रही है टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स, इसमें एक और प्रोसेस इन्वॉल्व है, खाना पकाने तक ही ये लिमिटेड नहीं है, इसमें रेस्पिरेशन भी इन्वॉल्व है, राइट। सो वी ऑल नो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, खाना बनाना तो है ही है, रेस्पिरेशन भी है। सो रेस्पिरेशन क्या हो सकती है, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी तो मेरी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, एनोरोबिक होगी तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, oxygen may or may not be used to convert glucose back to carbon dioxide. This carbon dioxide then goes back into the atmosphere. Then we have the process of combustion. अच्छा, इसमें भी कार्बन का रोल है, कैसे रोल है, प्रोसेस ऑफ कंबस्टन where fuels are burned to provide energy. फ्यूल्स कौन से है, फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। किसके लिए यूज होते हैं ये, हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो इसमें क्या है, जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो इन सब प्रोसेसेस की वजह से, स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इंक्रीज होती जा रही है, राइट। सो since the industrial revolution, when human beings started burning fossil fuels on a very large scale, carbon like water is thus cycled repeatedly through different forms by the various physical and biological activities. So again उसका consumption भी है, उसकी usage भी है, लेकिन formation भी बहुत है planet पे, right? So this cycle goes on. Okay. लास्ट स्लाइड ने क्या बताया कि ह्यूमन बींग्स की कुछ एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल तक हो चुका है एनवायरमेंट में, राइट। सो वन ऑफ देम इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द टर्म ग्लोबल वार्मिंग, बड़ी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, दिस एंड दैट, वो सब क्या है, इट इज ऑल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक और मीनिंग है, पहले हम वो पढ़ लेंगे। सो बेसिकली कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स होते थे जिनको विंटर में भी वार्म या थोड़ा सा एक वार्म क्लाइमेट देने की कोशिश की गई, उसके लिए ग्रीन हाउसेस बनाए गए। कैसे बनाए गए, ग्लास जो होता है इट ट्रैप्स हीट, राइट। कभी कभी यू मस्ट हैव नोटिस, जब हम कभी विंटर्स में जाते हैं कहीं एंड हमारा व्हीकल, 4 व्हीलर्स कहीं पार्क्ड रहते हैं, आते ही कितना कितना ज्यादा इट इज सो वार्म एंड इट इज सच अ गुड फीलिंग टू सिट इनसाइड दोज व्हीकल्स, राइट। गर्म हो गया होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है हीटर लगा दिया किसी ने। सो ठंड से बचने के लिए यू सिट इनसाइड दोज व्हीकल्स आल्सो समटाइम्स। सो ग्लास क्या करता है, हीट ट्रैप करता है, राइट। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ एक स्ट्रक्चर जैसा बना दिया, एक ग्लास हाउस जैसा बना दिया,
जिसमें ट्रॉपिकल प्लांट्स को रखा गया टू कीप देम वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स. सच हाउसेज और सच enclosures आर कॉल्ड ग्रीन हाउस. ठीक है. ग्रीन हाउस लेकिन एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को भी बोलते हैं. कुछ गैसेस जो है दे प्रिवेंट एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ. ठीक है. इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द टेम्परेचर टू राइज. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग है. इवेंचुअली दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्या हो रहा है, कुछ गैसेस हीट जो अर्थ से निकल जानी चाहिए थी उसको निकल नहीं दे रही, इनफैक्ट उसको प्रिवेंट कर रही है. उसको प्रिवेंट करने के चक्कर में इन गैसेस का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में और बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, राइट. सो वो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द कार्बन साइकिल. सो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ठीक है. उसके बाद कार्बोनेट्स इन वाटर, ये आपका सेकंड पॉइंट है यहाँ पे. सो कार्बोनेट्स क्या है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स है या डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन है जो एक्वस फॉर्म में यानी डिजोल्व फॉर्म में रहेंगे, वाटर में रहेंगे. इसके बाद नेक्स्ट एरो आता है आपका लाइमस्टोन पे. लाइमस्टोन क्या है, एक इट इज अ डेरिवेटिव अगेन जो कैल्शियम कंपाउंड्स या कार्बोनेट से मिलेगा. ठीक है. ओशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे यूज कैल्शियम कार्बोनेट इन द सी वाटर, यानी कि एक्वस फॉर्म में जो प्रेजेंट था उसको यूज करके वो शेल्स बनाते हैं. ठीक है. देन यू हैव द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स, दे ऑल आर ऑर्गेनिक. क्यों? क्योंकि उनमें कार्बन प्रेजेंट होगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब यहाँ पे ये है. ठीक है. सो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एक तो उनसे हमें कोल मिलता है. कोल क्या है, डेड मैटर है, डेड प्लांट का कुछ रिमेन्स है जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, सेक्सेस प्रोसेस होता है, हम वो नहीं कर रहे. ठीक है. सिर्फ इतना कि कोल डेड मैटर है जो प्लांट रिमेन से मिलने वाला है मुझे, या प्लांट्स की एनर्जी जो रिजर्व्ड है किसी स्टोर्ड फॉर्म में वो मुझे कोल देने वाली है. ठीक है. कोल हो गया. उसके बाद आपका पेट्रोलियम है. पेट्रोलियम कहाँ से आया, रिमेन्स ऑफ मेरीन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट भी है, बैक्टीरिया भी है, एल्गे भी है, ये सारे पेट्रोलियम बना देते हैं. ठीक है. देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स के हैं, वो क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट शेल्स और दूसरी चीज पेट्रोलियम. ठीक है. सो प्लांट और एनिमल तो इंटरलिंक्ड रहेंगे बिकॉज कभी ना कभी एनिमल प्लांट प्रोडक्ट खा सकता है या वो डायरेक्टली प्लांट को भी खा सकता है. लास्ट पॉइंट एनिमल पे आ जाओ. एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में दे देते हैं. कैसे दे देते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू दे देते हैं. दूसरा, जब हमारी बॉडी डिकम्पोज होगी तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कंपाउंड है वो निकल जाएंगे एनवायरमेंट में. सो ये एक साइकिल है. ठीक है. ये जो शेल्स वाला पॉइंट है ये हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था. आई शुड टेक यू देयर. या एक्सोस्केलेटन्स, एंडोस्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स हैव कार्बन कंपाउंड. ठीक है. उसके अलावा शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसी में पढ़ा था हमने. ठीक है. कि कुछ एनिमल्स जो है वो कार्बोनेट सॉल्ट से अपना शेल्स बनाते हैं, ये एक्सोस्केलेटन्स बनाते हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. वी इनटेक ऑक्सीजन, राइट. सो ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में 21% प्रेजेंट है. कंबाइंड फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है एज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, सिलिकॉन एंड ऑल्सो एज कार्बोनेट एंड सल्फेट. ठीक है. Carbonate, sulfate, nitrate, and other minerals, right? It is also an essential component of most biological molecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, fats, lipids. In सब में constituent compound है. Then oxygen कैसे use हो रही है हमारे environment में? It gets used up in 3 forms, namely combustion. ठीक है, पहला point. Second, respiration. Third, in formation of oxides of
sorry, respiration, combustion and in the formation of oxides of nitrogen. ठीक है, सो बेसिकली ऑक्सीजन यूज हो रही है कुछ फॉर्म्स में जिसमें से ये तीन हमें बताए हैं. Also, oxygen is returning to the atmosphere in only one major process, that is photosynthesis. Thus, this forms the broad outline of the oxygen cycle. अब ऑक्सीजन ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट कहीं कहीं पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कमी है. वो कौन से प्रोसेसेस है? बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं विच आर पॉइजन बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन. इनफैक्ट कुछ प्रोसेसेस होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के जहां पे बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ओके. सो देन देर इज ऑक्सीजन साइकिल. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ठीक है, रेस्पिरेशन होती है तो ह्यूमन बींग्स तो ऑक्सीजन दे इनटेक, देर इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. बट प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड किसको लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है, ये लाइन क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन टर्न रेस्पिरेशन में जाके हेल्प करता है, राइट. देन कुछ सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं रेस्पिरेशन, सेलुलर ए सेलुलर टाइप की होती है, उसमें प्रोडक्ट जो है हमारा एक H2O भी बनता है. एक तो वाटर में वैसे भी डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, ठीक है. दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन में भी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी होता है. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? अगेन वाटर जो है वो फिर से कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनता है. नाउ वी हैव ओजोन लेयर. ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो दैट, एंड उसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? O2. सो ये 2 की वजह से हम लिख सकते हैं कि ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है. However, in upper layer of atmosphere, ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 एटम्स भी हैं, जबकि वो 3 के फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम O3 लिखते हैं, यानी कि ओजोन बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दैट पैराग्राफ. ठीक है, लेकिन क्या ओजोन भी हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितनी ऑक्सीजन है? ठीक है, unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is poisonous. ठीक है, hence we are lucky that it is not very much nearer to the earth's surface. So ये तो पता लग गया कि इतना भी यूजफुल नहीं है, बिकॉज अगर वो पॉइजनस है तो ऑब्वियसली वी डोंट वांट इट, राइट. बट स्टिल इट हैज अ फंक्शन टू परफॉर्म. वो फंक्शन क्या है? कि वो हार्मफुल रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द सन. सन की कुछ रेडिएशंस हार्मफुल भी है, राइट. सो उन हार्मफुल रेडिएशंस को ये सोक कर लेता है. दिस प्रिवेंट्स हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर दे मे कॉज डैमेज टू मेनी लाइफ फॉर्म्स, राइट. सो ये इसका एक अच्छी बात होगी कि सोक कर लेता है सन की कुछ हार्मफुल रेज को. बट बुरी बात क्या है कि ये पॉइजनस है तो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है. वी डोंट वांट इट अराउंड अस, राइट. वैसे भी एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर्स में प्रेजेंट है, सो नॉट एनीवेयर क्लोज टू अस, राइट. नाउ रिसेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड. क्यों डिप्लीट हो रही है? क्योंकि जो मैन मेड कंपाउंड्स हैं, यानी हमारे बनाए हुए कंपाउंड्स हैं जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, CFCs, उसमें क्या क्या है? फ्लोरीन है और क्लोरीन है. ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं आर वेरी स्टेबल एंड डू नॉट गेट डिग्रेड बाय एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, जब ये डिग्रेड ही नहीं हो रहे हैं, CFCs बनते चले जा रहे हैं, मैन मेड कंपाउंड है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है. क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है, ये डिग्रेड नहीं हो रहे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई एटमॉस्फेयर में, ऐसा बोल सकते हैं, राइट. सो जब ये एटमॉस्फेयर में परसिस्ट कर रहे हैं, जब ये ओजोन लेयर तक चले जाते हैं, ये वहां जाके ओजोन लेयर के साथ लड़ाई कर लेते हैं, वहां पे ये रिएक्ट कर लेते हैं. ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? ओजोन लेयर रिड्यूस होने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल्स बनने लगे हैं. अब ओजोन क्या कर रहा था? हार्मफुल रेडिएशंस को रोक रहा था सन की. यहाँ पे पढ़ा दिस पैराग्राफ, राइट.
जब होल्स बन गए तो वो रेडिएशन अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, राइट? सो उसकी वजह से क्या होगा? डैमेज होगा टू life forms present on earth and it is not beneficial for us. So basically this is a man made thing, हमारी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है, but eventually it is life threatening to environment and to us also. So एक ओजोन लेयर के ऊपर एक होल देखा गया जो कि हमने कहाँ पे देखा है अभी? अबव द अंटार्कटिका. It is difficult to imagine the consequences for life on Earth if the ozone layer dwindles. So अभी तो holes बन रहे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, but let's say if it is not there or it gets completely damaged, then it will be a total chaos. Okay, so with this we end today's chapter, which is natural resources part 2. It was a long session. So if you have any doubts, you can let us know. And thank you for watching.